हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ध्रुव मिश्रा एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंत्योदय। स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का लेके आए हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। आप निश्चित रूप से अंत तक बने रहिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए ज़रूर तैयार रहिए। तो आज हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो अगर आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले निश्चित रूप से आप जो पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग देखे थे कि कंडक्टर से क्या करता है, जब चार्ज फ्लो करता है तो उसी के रेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज का फ्लो हो रहा है तो निश्चित रूप से अगर कोई चीज़ किसी मीडियम से होकर फ्लो करेगा तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन से क्या होगा, हीट रिलीज होगा और उसी को तो बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर वायर है, तो कंडक्टर वायर है तो इसमें निश्चित रूप से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा है। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही तो करंट फ्लो करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इसमें लगातार क्या होता रहता है, कोलिजन होता रहता है। कब कोलिजन होता है, तो जब करंट फ्लो करता है तब कोलिजन होता है। और करंट फ्लो करते समय जब इलेक्ट्रॉन के बीच में लगातार कोलिजन होता है तो उससे हीट डेवलप्ड होता है और उसी हीट के कारण क्या हो जाते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार हीट करते रहते हैं। ठीक है ना। देखिए इसको हम नोट भी किए हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। जब क्या करता है कि करंट तो कंडक्टिंग वायर से ही फ्लो करेगा। तो क्या करेगा, जब करंट फ्लो करता है किस कंडक्टिंग वायर से फ्लो करता है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिखे देख रहे हैं कि हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस हम इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि अगर आप एक्सपेरिमेंटल देखेंगे तो हाई रेसिस्टेंस का अगर वायर रखिएगा ना तो जल्दी से क्या हो जाएगा, रैपिडली वो हीट करेगा वायर। और उससे हमको क्या होगा कि क्लियरली पता चल जाएगा जल्दी से कि क्या सही में कंडक्टर वायर से जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, हाई रेसिस्टेंस का वायर लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि हीट डेवलप्ड एंड टेम्परेचर ऑफ वायर राइज। ठीक है ना। तो जैसे ही करंट फ्लो करवाए कंडक्टर वायर से तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा है। रेसिस्टेंस वाला, हाई रेसिस्टेंस वाला वायर रखना पड़ेगा तो जल्दी आपको क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट दिख सकता है। वैसे कोई भी वायर लीजिएगा तो आपको दिखेगा तो जरूर है, दिखेगा नहीं सॉरी, फील होगा। तो इट इज़ नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम एक चीज़ देख रहे हैं कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, यानी कि चार्ज अगर मोशन में आ रहा है तो वर्क डन तो निश्चित रूप से होगा और वही वर्क डन तो एनर्जी के रूप में इसमें रिलीज होता है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि W बराबर क्या लिख सकते हैं, VQ है। कितना वर्क डन होगा, अगर मान लीजिए इस कंडक्टर वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। और इसके अंदर में Q चार्ज मान लीजिए फ्लो कर रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, W बराबर VQ। इतना इनर वर्क डन क्या कर रहा है, इसमें कंडक्टर वायर में हो रहा है और इसी कंडक्टर वायर में जो वर्क डन हो रहा है इसी कारण तो हीट रिलीज होगा। तो इसमें आपको एक चीज़ पता होगा जरूर कि अगर जैसे मान लीजिए कि V बराबर आया, ये ओम्स के लॉ से जरूर आपको पता होगा कि ओम के लॉ में क्या सीखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कंडक्टर के से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी के हिसाब से तो V बराबर IR लाए थे, तो V बराबर IR वहाँ से ले लिए हैं। और इलेक्ट्रिक करंट में तो अभी बताए हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो यही होता है ना, I बराबर क्या, Q/T। और इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT होगा ना। तो यहाँ पे Q बराबर IT ले लिए हैं। तो V के जगह पे हम क्या करने वाले हैं, IR यूज करने वाले हैं और Q के जगह पे क्या यूज करने वाले हैं, IT यूज करने वाले हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम V के जगह पर क्या ले लेंगे, IR ले लेंगे और Q के जगह पर अगर IT लेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर IR इंटू IT। मैंने V के जगह पर IR और Q के जगह पर IT। I और I के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो I² R और T हो जाएगा, यानी कि W बराबर क्या आ गया है, I² RT। ठीक। तो यहाँ पर आपको W बराबर I² RT आ गया है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वर्क डन किस में रिलीज हो रहा है, तो हीट में रिलीज हो रहा है। समझ रहे हैं ना।
तो अगर जैसे कंडक्टर वायर से वर्क डन हो रहा है तो किसमें आप फील कर रहे हैं, किसमें रिलीज हो रहा है वो वर्क डन, तो वर्क डन रिलीज हो रहा है किसमें, तो कन्वर्टेड इनटू हीट, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। और हीट में कन्वर्ट होने के कारण इसको हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, Q इक्वल टू क्या लिख लेंगे, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट के जगह पर यहाँ पे जो W आया है उस वर्क डन को हम Q लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अब कितना अमाउंट में हीट रिलीज होगा ये तो हम देख लिए, हाँ देख लिए ना कि Q इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, और हीट का तो क्या होता है, जूल होता है। क्लियर। अब क्या होगा यहाँ पे कि इस फेनोमेना का यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम बहुत सारे वर्क करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक लैंप का हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप बनाते हैं। उसका आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने में भी क्या करता है कि इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज पड़ता है। जब हम क्या करते हैं कि एक चाइना डिश लेते हैं, उसके ऊपर में लगातार क्या करते हैं, नाइक्रोम का वायर लगाते हैं। और क्यों इसको हम क्वाइल्ड करते हैं उसके बारे में हम कब देखेंगे, तो जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर जो जूल्स लॉ दिए थे उसमें हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। अगर पहले भी सीख चुके हैं तो क्या सीखे थे कि जैसे ही अगर मान लीजिए कि वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हीट भी ज़्यादा रिलीज होगा। क्लियर बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए हीटर में भी इसका यूज किया जाता है इस इफेक्ट का, गैसर में, टोस्टर में, स्टोव्स में, और बहुत सारे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस का क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे यूज करके क्या करते हैं, बनाते हैं। आई होप आप लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद जूल साहब ने इस एक्सपेरिमेंट पे अपना क्या लॉ दिए थे। तो जूल साहब ने जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखा तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने जो लॉ दिए वो लॉ इन बातों पे निर्भर करता है। ये बात हमको बताता है कि जो ये हीट इवॉल्व हुआ है ना, हीट डेवलप्ड हुआ है ना वायर से या फिर कंडक्टर वायर से, वो किस फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वो हीट किन किन फैक्टर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होगा, हीट कमेगा, बढ़ेगा, घटेगा। ये उस फैक्टर के बारे में किसने बताया, तो जूल साहब ने बताया। लिखे भी हैं, फैक्टर ऑन विच अमाउंट ऑफ इवॉल्विंग हीट डिपेंड इन ए कंडक्टर वायर। तो कंडक्टर वायर से जो कितना हीट रिलीज होगा ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये किसने दिया था, तो जूल्स ने दिया था। इसीलिए इसको जूल्स लॉ या जूल्स हीटिंग लॉ भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ इसमें क्या है कि इसमें जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक हीट होगा, वो हीट जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर मान लीजिए करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो हीट का अमाउंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हीट किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट पे। करंट जितना बढ़ेगा हीट भी उतना बढ़ेगा, ठीक ना। और सेकेंड लॉ क्या है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्विंग। मतलब कि रेसिस्टेंस पर भी क्या करता है, जो हीट डिपेंड करता है। यही कारण है ना कि जब हम क्या करते थे कि हीटर बना रहे थे तो क्या कर लिए थे, उस पर क्वाइल्ड कर दिए थे उस चाइना डिश पे, ताकि उस वायर का क्या हो जाएगा कि लेंथ बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट ज़्यादा निकलेगा, और ज़्यादा हीट निकलेगा तो क्या होगा, अच्छा हीटर रहेगा। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि मतलब वो एनर्जी जो हीट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो लॉ के बारे में क्या कर लिए, जान चुके हैं कि हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड लॉ क्या सीखे हैं कि हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। अब थर्ड लॉ में क्या बोल रहा है कि यह टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियसली टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप किसी बल्ब को 1 मिनट के लिए जलाइए और 1 घंटा के लिए जलाइए, आप देखिएगा कि 1 मिनट जब हम जिस बल्ब को जलाए थे तो क्या हुआ, कम गर्म हुआ, कम हीट किया वो बल्ब। और 1 घंटा जिस बल्ब को जलाया तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हीट कर गया, बहुत एनर्जी उससे निकला। ठीक है ना। तो टाइम के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तीनों को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। अगर इस तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेंगे तो क्या आ रहा है हमको, आई स्क्वायर
Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर आर टी, यही आ रहा है ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर आर टी आ रहा है। अब यदि हम मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया गया है, वैक्यूम में किया गया है या एयर में किया गया है, निश्चित रूप से अगर आप कोई किसी तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंस जलाते होंगे तो कहाँ जलाते हैं, या तो एयर में जलाते हैं, या फिर अगर एक्सपेरिमेंट होता होगा तो वैक्यूम में होता होगा। तो उसको हम इसके लिए तब कांस्टेंट क्या माना जाता है, 1 लिया जाता है, ठीक है ना। तो 1 हो जाएगा, इस वेरिएबल को हटा के क्या लिख देंगे, Q इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, I क्या है तो करंट है, और T क्या है तो टाइम है। और आप लोगों को हम पिछले टॉपिक में भी बता चुके हैं कि इसमें जो हीट रिलीज वर्क डन हो रहा है, वो जो वर्क डन हुआ है वो किस में हुआ है, एनर्जी के रूप में, हीट के रूप में रिलीज होगा, इसीलिए उसको हम Q लिखे थे। और इस Q को भी हम क्या कर सकते हैं, H के रूप में डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हीट को किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं इसको हम H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। अब एक चीज़ हमारे को एक दो फार्मूला और इससे रिलीज करवाते हैं। आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि इस H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं H इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, और देखिए ना, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे R है, यहाँ पे T है, तो आर टी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई आर जो है, फिर हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, इसको V बराबर आई आर लिख सकते हैं ना, तो आई आर की जगह पे V लिख देंगे, तो यानी कि H इक्वल टू क्या हो गया, V आई टी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी एक आ गया। आई होप आप लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ के बारे में क्या कर लिए होंगे, अच्छे से जान चुके होंगे। अगर किसी तरह का क्वेरी हो और नोट्स का प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और सभी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।